Assalamu alaikum my dear students. Hope you all are fine. Welcome in online biology class. As you all are aware about that we have started with the new chapter biotechnology, and this is our third class based on the chapter biotechnology. In last chapter we have discussed about the different tools. As we have started the different tools, among that we have first seen the restriction enzyme. Then I gave you the explanation about gel electrophoresis, and then afterwards we have discussed in more detail about the restriction enzyme, its uses, application, and moreover we have seen the palindrome sequence also. Then here in this topic, in this class, again we have to discuss one more important tool for the process of rDNA technology, that is also called as a recombinant DNA technology. Now this technology is very important in the field of biotechnology. So let's discuss the tool based on the rDNA technology, that is called as gene cloning. Now before I start with the gene cloning, let me explain you that what is actually the cloning procedure is. Now if we want some desired character in our plant, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू बताया था कि कैसे ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वो तरीका हम लोग यहाँ पे देखेंगे. नाउ एज अ जीन क्लोनिंग, यहाँ पे हमको जो अगला जीन क्लोनिंग में वेक्टर लगता है, एंड यहाँ पे वेक्टर की लिस्ट में यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट टूल की लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे है आफ्टर PCR वी हैव टू सी प्लाज्मिड. नाउ दिस प्लाज्मिड इटसेल्फ इज़ अ जीन क्लोनिंग वेक्टर. तो अब ये जीन क्लोनिंग क्या होता है ये हम लोग देखेंगे. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद एक्चुअल क्लोनिंग, आई फॉरगेट टू टेल यू अबाउट few facts about restriction enzyme. That is restriction enzymes are of 3 type. जैसे हम लोग लास्ट टाइम देखे थे कि EcoR1, तो वो 1 था, टाइप 1. उसी तरीके से HIND3, तो जो 3 है वो टाइप 3. तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो 3 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं. टाइप 1 में बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली फंक्शन करता है वो, बट बेस्ड ऑन यहाँ पे जो EcoR1 है वो इको इज़ बेस्ड ऑन एस्करेशिया इकोलाई, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो वो टाइप 1 में आ जाएगा. तो इसी तरीके से यहाँ पे टाइप 2 भी हमको जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिल जाते हैं. जिससे कि आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे आर नथिंग बट द मॉलिक्यूलर सिजर. डीएनए के डिजायर्ड सेगमेंट को कट करने के लिए हम लोग जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ इस्तेमाल करते हैं. तो जो टाइप 2 के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो बेसिक पैलिंड्रोम सीक्वेंस फॉलो करते हैं. लास्ट टाइम हम लोगों ने पैलिंड्रोम सीक्वेंस डिस्कस किए थे, तो वो एक ही तरह के पैलिंड्रोम सीक्वेंस टाइप 2 के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फॉलो करते हैं, जबकि टाइप 3 के नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वहाँ पे फॉलो करेंगे. तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई है, जिसकी वजह से जो है ये इस बेस पे ये एंजाइम्स काम करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर. नाउ हियर द वर्ड क्लोनिंग आपको ये नया नहीं लगा होगा, आई थिंक सो, बिकॉज क्लोन मीन्स वी हैव टू डुप्लीकेट द पर्टिकुलर थिंग, वी हैव टू मेक द क्लोन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट वी वांट इन अवर प्लांट और एनिमल. Now here if we will talk about the cloning vector, so it is a type of thing we can say that is going to carry our desired character. सो अगर हम लोग क्लोनिंग के बारे में बात करेंगे तो इट विल बी अ व्हाट वी कैन से अ कैरियर. वी कैन से कैरियर है वो जो हमारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर है, जो हमको चाहिए हमारे डीएनए में, उसको कैरी करने में जो मदद कर रहा है, दैट विल बी द वेक्टर. सो द मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डीएनए हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय क्लोनिंग ऑफ डीएनए. जो भी डीएनए का एनालिसिस किया गया विथ जीन क्लोनिंग मेथड और विथ पीसीआर मेथड और विथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो वहाँ पे हमको जब उसका एनालिसिस किया गया तो जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर हमको चाहिए वो हमको समझ में आए. तो अब यहाँ पे जो है वो क्लोनिंग का एक्चुअल प्रोसीजर शुरू होता है. तो क्लोन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर जो है वो क्लोनिंग के लिए जो यूज़र है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रखता है. सो द 2 मॉलिक्यूल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग आर डीएनए टू बी क्लोन्ड एंड अ क्लोनिंग vector. A cloning vector is a small piece of DNA taken from a virus, a plasmid, or a cell of the higher organism that can be stably maintained in an organism and into which a foreign DNA fragment can be inserted for cloning purpose.
मोस्ट वेक्टर्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ये बनाए जाते हैं, ये नेचुरली अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज वट एवर डिजायर्ड कैरेक्टर वी वांट टू कैरी, तो उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड या उसको बनाना पड़ता है। द क्लोनिंग वेक्टर इज चूजन अकॉर्डिंग टू द साइज एंड टाइप ऑफ डीएनए टू बी क्लोन्ड, कितने बेस पेयर का डीएनए है और उसको हमको कौन सी फ्रेगमेंट, कितने बेस पेयर की फ्रेगमेंट को हमको क्लोन करना है, उस बेसिस पे वहाँ पे जो है वो क्लोन डिसाइड किए जाते हैं। छोटा सा अगर हमको बेस पेयर लेकर उसको क्लोन करना है तो छोटे टाइप के जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अदरवाइज जो लॉन्ग बेस पेयर वाले डीएनए होते हैं उनके लिए दूसरे अलग टाइप के वेक्टर्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। सो वी विल सी मोर अबाउट क्लोनिंग वेक्टर, दैट इज द डीएनए इनटू व्हिच अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इज क्लोन्ड इज कॉल्ड वेक्टर। तो अब यहाँ पे आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि क्लोन क्या होता है। तो जिसके अंदर डीएनए के फॉरेन पीस को कैरी करना होता है, वेक्टर इट मीन्स अ कैरियर। So vectors are those DNA molecule that carry a foreign DNA fragment when inserted into it. So vectors are also known as vehicle DNA, आप बोल सकते हो कि DNA को कैरी करने वाला। Based on the nature and source, the vectors are grouped into bacteriophages, plasmids, cosmids and फैजमेट्स। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से क्लोन काम करता है, क्लोनिंग वेक्टर। सी हियर वन एग्जांपल, एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, उसको ये वेक्टर मतलब कि ये प्लाज्मिड से निकाला गया एक पीस है, उसके अंदर का डीएनए का पीस है प्लाज्मिड का। तो यहाँ पे ये रेड कलर का ये डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए का फ्रेगमेंट है जो हमको चाहिए। तो यहाँ पे उसको डीएनए के फ्रेगमेंट को वेक्टर में इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद ये वेक्टर बन गया एक कैरियर उस पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट के लिए। अब ये वेक्टर जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट को कैरी करेगा और इस तरीके से ये आरडीएनए बनेगा, यानी कि इटसेल्फ इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट एक्चुअली वी वांट इन अवर प्लांट। जो भी प्लांट हमको कैरी करना है उस प्लांट में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज हमको इंसर्ट करनी है और उसके बाद जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर हमको चाहिए था हमारे प्लांट में वो हम लोग वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। सो होपफुली अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्लोन काम करते हैं। Now if we will talk about the types of clone, there are basically two types of cloning. Therapeutic cloning that is used for stem cells और medicinal purpose या research purpose के लिए जो यूज़ होता है that is therapeutic cloning। आपको पता है कि organ development का काम चल रहा है आजकल, बहुत ही जो है वो ह्यूज उसमें आजकल बहुत अमाउंट में काम चल रहा है और वी कैन से अ वेरी एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के ऑर्गन डेवलपमेंट का काम चल रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। द नेक्स्ट टाइप इज़ द रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग दैट वुड बी यूजिंग स्टेम सेल्स टू क्रिएट क्लोन्ड ह्यूमंस। ये और उसके आगे हायर लेवल का काम जो है वो यूएस कंट्रीज़ और फॉरेन कंट्रीज़ में इसकी चीज़ के ऊपर जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर काम चल रहे हैं। सो दैट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। ना अगर हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स की टाइप की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 3-4 टाइप आ जाती है, जैसे कि प्लाज्मिड है, फाजिज है जिसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, कॉस्मिड एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको बीएसी कहा जाता है, एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको वाईएसीज कहा जाता है। सो हियर वी विल सी, यहाँ पे इसकी हम लोग लेंथ वगैरह देखेंगे कि एक एक इंडिविजुअल वेक्टर की लेंथ क्या होती है। सो इफ यू विल लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट प्लाज्मिड, इट इज़ एन एक्स्ट्रा chromosomal circular DNA molecule that autonomously replace inside the bacterial cell. Cloning limit is 100 to 10,000 base pairs और 0.1 to 10 किलो बेसेस, यानी ज़्यादातर जितने भी क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पे प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही प्रोमिनेंटली इसका इस्तेमाल होता है, सक्सेसफुली यहाँ पे प्लाज्मिड का हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आर द फाजिज, डेरिवेटिव्स ऑफ बैक्टीरियोफाज दैट इज़ लामड़ा, linear DNA molecule whose region can be replaced with foreign DNA without disrupting its life cycle। बगैर उसके लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब किए कि इसको जो है वो क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी क्लोनिंग लिमिट जो है वो 8 to 20 किलो बेस के तक हम लोग DNA इससे क्लोन कर सकते हैं। Now next one is the cosmid. It is an extra chromosomal circular DNA molecule that combines features of plasmid and phage, यानी कि और ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मिड से कॉस्मिड्स और ज़्यादा सक्सेसफुली यूज़ होते हैं इन द जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जो है वो उसके कंबाइंड फीचर हमको देखने के मिलेंगे कॉस्मिड में, किसके, प्लाज्मिड के एज वेल एज फाजेस के। सो इसकी क्लोनिंग लिमिट जो है वो 35 to 50
KB, इट मीन्स द किलो बेस। तो ये KB जो है वो DNA के फ्रेगमेंट्स की लेंथ यहाँ पे बताता है। नेक्स्ट इज द BACs, दैट इज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बेस्ड ऑन बैक्टीरियल मिनी F प्लाज्मिड क्लोनिंग लिमिट, यानी बहुत छोटा यहाँ पे उसका ज़्यादा एक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा ये। सो 35 से 300 किलो बेस के तक के DNA यहाँ पे क्लोन किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ BAC। नाउ विल टॉक अबाउट YAC, दैट इज़ द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इसकी जो लिमिट होगी वो 100 टू 1000 KB तक की होगी। So it is an artificial chromosome that contains telomeres, that is the origin of replication, a yeast chromosome and a selectable marker for identification in yeast cell। तो यहाँ पे particular marker जीन वहाँ पे जो है सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी जो लेंथ होगी, या हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी क्लोनिंग लिमिट जो है वो 100 टू 10,000 किलो बेस पे तक इसी वजह से है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो जीन स्पेसिफिक होते हैं एंड पर्टिकुलर स्पेसिफिक KB के DNA को हम लोग इसको बहुत इसकी मदद से बहुत इजीली क्लोन कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न इसकी जो है वो फ्रेगमेंट लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर के अंदर ऐसी क्या खसूसियात या ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसकी वजह से वो बहुत सक्सेसफुली काम कर सकता है। सो वेक्टर शुड हैव मार्कर जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर मार्कर जीन उसके अंदर होगा तो पूरे फ्रेगमेंट में बहुत स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर जीन को जो ऑलरेडी मार्क किया गया है वो कैरी कर सकता है, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, antibiotic resistance must contain unique cleavage site in one of the marker gene for restriction enzyme। जो भी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएँ वहाँ पे ये मस्ट है कि वहाँ पे उसको जो है वो एक क्लीवेज पैटर्न या एक मार्कर जीन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, जिसकी वजह से ये प्रोसीजर जो है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इट शुड हैव एट लीस्ट सूटेबल कंट्रोल एलिमेंट्स लाइक प्रमोटर, ऑपरेटर, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग और ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाती है। इस वजह से जो है वो वहाँ पे एटलीस्ट राइबोसोमल बाइंडिंग साइट तो होना ही चाहिए, बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट दैट वेरेवर राइबोसोम्स विल कम सो देयर विल बी अ प्रोटीन सिंथेसिस। तो हर फंक्शन के लिए यहाँ पे जो है वो प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से राइबोसोमल बाइंडिंग साइट एटलीस्ट होना चाहिए। सो द नेक्स्ट इज द प्लाज्मिड ऑब्टेन नेचुरली डू नॉट possess all the characteristics, hence they are constructed by inserting gene for antibiotic resistance। तो वहाँ पे उसको भी जो है वो ये क्लोन जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स अवेलेबल in the field of biology or in the field of biotechnology moreover। So the examples are PBR 322, PBR 320, PAC CYC 177, they all are constructed plasmid and PBR 322 is mostly used in rDNA technology in plant। इसके अलावा PUC 18, PUC 19, PUC stands for PUC। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वो अलग अलग टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंटली PBR 322 एंड PUC 19 और PUC 18 का इस्तेमाल किया जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि इट इज़ अ PBR 322 एज अ क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ पे आप ब्लू कलर में जितने भी वहाँ पे एंडोन्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ECO R1, ECO R5, BAM H1, SA1। तो इस तरीके से जो है वो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बनाने के लिए इस तरीके के जो है वो रेस्ट्रिक्शन और क्लोनिंग वेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन rDNA टेक्नोलॉजी। तो ये प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल्स दोनों जगह पे जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। Let's talk about the plasmid. Actually, what are plasmid? The plasmid most commonly used in recombinant DNA technology are those that replicate in E. coli। Investigators have engineered these plasmids to optimize their use as vector in DNA cloning। बहुत ही precisely plasmid को as a cloning vector इस्तेमाल किया जाता है that replicate in E. coli, Escherichia coli। यहाँ पे जो एक तरह का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के तौर पर एक्चुअली ये इकोलाइज अ बैक्टीरिया, तो इसका इस्तेमाल करते हुए कैसे प्लाज्मिड वेक्टर काम करता है तो वी विल सी। सो द प्लाज्मिड आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे, फर्स्ट वी हैव टू कट द प्लाज्मिड विद अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज़ यूज टू आइसोलेट द चूजन जीन। जो भी एक पर्टिकुलर DNA है एक ऑर्गेनिज्म का, इधर प्लांट और एनिमल, तो जो भी हमको डिजायर्ड जीन चाहिए उसको पहले हमको कट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।
देन उसके बाद वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स फॉर्म किए जाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स जो है वो बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सी का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा जी होगा, जैसे कि साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा जो है वो ग्वानिन होगा, उस तरीके से। देन प्लाज्मिड एंड जीन मिक्स एंड दे कंबाइन। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि कैसे वेक्टर बनता है। सो प्लाज्मिड देन सील एंड फॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, यानी कि एक बार वहाँ पे पैचिंग हो गई, उसके बाद उसको लाइगेज एंजाइम जो कि ग्लू डीएनए ग्लू का काम करता है, उससे उसको स्टिक किया जाता है। देन दिस प्लाज्मिड विल मिक्स विद बैक्टीरियल सेल विच टेक अप प्लाज्मिड। अब उसके बाद जो है वो बैक्टीरिया उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड देन उसके बाद वो बैक्टीरिया की कॉलोनीज फॉर्म की जाती है। नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया दैट इज हैविंग द जीन्स ऑफ डिजायर्ड। जो भी हमको डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए था हमारे जीन के लिए, वो अब उसके अंदर आ गया है। तो इस तरीके से जो है वो प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप देख सकते हो दैट इज़ द पॉलीलिंकर। तो इसके अंदर जो है वो इतने सारे यहाँ पे जो है एंजाइम्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये इतने सारे एंजाइम को ये एक प्लाज्मिड टारगेट कर सकता है। सो इट इज़ द रीजन इनटू विच एक्सोजीनस डीएनए कैन बी इंसर्टेड। बीच का जो ये जो स्पाइरल वाला आप देख सकते हो वो रीजन है जहाँ पे जो है वो कोई भी एक्सोजीनस डीएनए हम लोग जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज मेनी पॉलीलिंकर्स। देन येलो कलर का जो पार्ट है दैट इज़ द प्लाज्मिड क्लोनिंग वैक्टर। से फॉर एग्जांपल एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, ऐसे जो है वो बहुत सारे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देन here it is a E. coli plasmid vector that is suitable for cloning isolated DNA fragment. So here it is, actually I am showing you the basic components of plasmid cloning vector that can replicate within an E. coli. E. coli के अंदर जब ये जाएगा मतलब तो इस तरीके से ये component बन के जाते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमने देखा कि कैसे प्लाज्मिड काम करता है और कैसे उसको बनाया जाता है, बट वाई दे आर यूजफुल टू अस, बिकॉज दे कैन बी पुट इन टू सेल एंड टेकन आउट ऑफ द सेल वेरी इजीली। इसकी हैंडलिंग जो है वो बहुत ईजी होती है। वी कैन इंसर्ट अ डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ प्लाज्मिड टू मेक अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बहुत आसानी से हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। नाउ दिस न्यू डीएनए कैन बी इंसर्टेड बैक इनटू द सेल। हम लोग उसकी बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं। बैक्टीरिया के सेल में हम लोग इसको इंसर्ट करके बहुत सारी कॉपीज इसकी डेवलप कर सकते हैं और इंडिविजुअल कॉपी को हम लोग एज अ डीएनए प्लाज्मिड यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन ईजिली मैनिपुलेट इन द लैब। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो बहुत सारे हमको इसकी कॉपीज मिल जाती हैं। ऐसे डीएनए है। तो ये पिंक कलर का, ग्रीन में आप पिंक जो देख रहे हो, ग्रीन इज नथिंग बट द प्लाज्मिड व्हाट वी हैव यूज्ड, एंड रेड कलर का जो फ्रेगमेंट है हमको डिजायर्ड फ्रेगमेंट है। तो इस तरीके से प्लाज्मिड वेक्टर्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी क्लोन हमको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की मिल जाती है। तो हमारे लिए जो है वो बहुत आसानी हो जाती है। नाउ वी विल सी द मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर, और इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी कि प्लाज्मिड एक्चुअली काम कैसे करता है। सो प्लाज्मिड्स आर द पीस ऑफ डीएनए दैट कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू द यूज ऑफ restriction enzyme. Since these plasmids are already in the bacteria, so the restriction enzymes are able to act as molecular scissors, जैसे मैंने आपको बताया, and cut up the part of the plasmid that is desired to be changed. आप डायग्राम से इसका रेफरेंस जो है वो कर सकते हो। Then the gene of interest is inserted as a new part of the plasmid, allowing the bacteria to now डेमोन्स्ट्रेट दिस जीन। आप देख सकते हो कि कैसे प्लाज्मिड को पहले कट किया जाता है, देन डिजायर्ड फ्रेगमेंट को उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। इस तरीके से ये जो बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। तो इस तरीके से उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है। बैक्टीरिया की कॉलोनीज फॉर्म की जाती है एंड इंडिविजुअल बैक्टीरिया की कॉलोनी में जो बैक्टीरिया बनेगा दैट विल बी एक्ट एज अ cloned or genetically engineered bacteria or transgenic bacteria. Now we will see how it is working in plants. So if we will talk about the plasmid vector for plants, so it is an important vector for carrying new DNA into many types of plant. Is a plasmid that is found in Agrobacterium tumefaciens. This bacterium lives in the soil and cause a plant disease called crown gall, which is characterized by the presence of overgrowth or tumorous type of thing in the plant. Agrobacterium tumefaciens contain a plasmid called TI, that is tumor inducing plasmid. The TI plasmid contains a transposons called tDNA which insert copies of itself into the chromosome of infected plant cell. The transposons with the new DNA can still be inserted into the host cell's chromosome. Now plant cell containing this DNA can then be grown in culture or induced to form a new transgenic plant.
So like this Agrobacterium tumefaciens is using as a plasmid vector for plants. Now if we will talk about the classification of this bacterium, so it is having two basis of classification, that is basis of पार्थेनोजेनिसिटी, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन में क्राउन गॉल, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे क्राउन गॉल का डिजीज़ होता है प्लांट में, ट्यूमरस ग्रोथ हो जाती है वहाँ पे। एंड इफ विल टॉक अबाउट द रूट का भी हम लोगों ने देखा कि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस यानी कि हेरी रूट वहाँ पे जो है वो फॉर्म हो जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, जिसको एविरुलेंट भी कहा जाता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। The plant parasite that cause crown gall disease is this the Agrobacterium. Now encodes a large, that is approximately 250 किलो बेस पेयर के प्लाज्मिड, यहाँ पे हम लोग जो है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग और इट इज़ दैट इज़ कॉल्ड एज TI प्लाज्मिड, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। Then portion of the TI plasmid is transformed between bacterial cells and plant cell, that is the tDNA, और जिसको जो है वो ट्यूमर DNA, जिसके ट्यूमर इंड्यूसिंग DNA भी कहा जा सकता है। So we can say it is a most common method in the engineering field, that is for dicot plant but also used for monocot, दोनों में इस्तेमाल किया जाता है इसका। and it is pioneered by J. Shell. If we will classify it on the basis of name, so it is a Agrobacterium is a soil bacteria, that is a gram negative type of bacteria, and it is related to Rhizobia species। आपको पता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेसर है राइजोबियम, तो उसकी जो है वो स्पीशीज से ये बिलोंग करता है। Tumefaciens means it is causing crown gall on many dicot plants, and ruby is that is causing small galls on a few dicot plants। Rhizogenous stands for the hairy root disease, जिसे आप देख सकते हो कि कैसे hairy root disease plants में ये cause करता है ये बैक्टीरिया पर्टिकुलर। एंड इट इज़ अ रेडियोबैक्टर मीन्स एविरुलेंट है, इट मे cause the aerial part of the plant, we can say। So this is the actual classification based on the name of the particular bacteria। So let's have a look how we can do the process of gene cloning by using this bacteria। We can take the desired extracted part or isolated part of the DNA from that particular bacteria। इस बैक्टीरिया के अंदर से हम लोग जो है वो ये पर्टिकुलर पार्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसकी जो है वो क्लोनिंग, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से यहाँ पे इन वेक्टर उसको जो है वो क्लोन किया जाता है। एंड देन उसके बाद उसको फिर से ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बैक्टीरियल कॉलोनी में इंसर्ट किया जाता है। एंड देन उसके बाद विद हेल्प ऑफ सेल और टिश्यू कल्चर वहाँ पे उसकी बहुत सारी कॉलोनीज़ फॉर्म की जाती हैं। एंड देन आफ्टर फॉर्मिंग द कॉलोनीज़ वी कैन ट्रांसफ़र इट टू द प्लांट, एंड बाई द प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग हम लोगों को उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ मिल सकती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो प्लांट्स के अंदर, स्पेशली इन डाइकॉट प्लांट एज वेल एज इन मोनोकॉट प्लांट, 10 बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जीन क्लोनिंग का और द वट एवर कैरेक्टर वी वांट टू क्लोन इन अवर स्पेसिफिक प्लांट, हम लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो RDNA टेक्नोलॉजी प्लांट्स में किस तरीके से यूज़ होती है और किस तरीके से और जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में और प्लांट से रिलेटेड किस तरीके से वहाँ पे और इस्तेमाल किया जाता है उसका, ये हम लोग इंशाल्लाह आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। तो यहाँ तक सिर्फ आपको बस इतना करना है कि वट एवर वी हैव डिस्कस अभी आप उसको बहुत अच्छे से देखोगे। एंड जो भी मैंने आज आपको बताया आई हैव डिस्कस टुडे अबाउट द जीन क्लोनिंग और वेक्टर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, एंड प्लाज्मिड कॉस्मिड जो भी आज हम लोगों ने टाइप देखी है, तो उसको आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक मरतबा रीड करोगे अभी, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो मैं एक्चुअली RDNA टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर कैसे होता है वो आपसे डिस्कस करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है वो शॉर्ट टॉपिक ही लेंगे अभी, और उसको एक टॉपिक को ही पहले हम लोग पक्का करेंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए ये शॉर्ट पार्ट जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर, तो आई इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू यू पीपल कि उसको अच्छे से गो थ्रू करो, देखो, समझने की कोशिश करो, उसको कोरिलेट करो अपने टेक्स्ट बुक के कंटेंट से जो भी आपको दिया गया है। उसके अलावा भी बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेक्टर, अबाउट द प्लाज्मिड एज वेल एज अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन की क्लासिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बताई हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आप उसको कोरिलेट करो अपने कंटेंट से और उसके बाद अच्छे से समझने की उसको कोशिश करो। जब आप इसको अच्छे से 2-3 मरतबा पढ़ोगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ आपको जो है वो समझ में आ जाएगी। स्टिल इफ़ यू विल बी हैविंग एनी डाउट तो
आप अपने डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हो एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट, तो वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद एक्चुअल RDNA टेक्नोलॉजी. एक्चुअल RDNA टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर क्या होता है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो टिल दैट यू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट, एंड टिल दैट टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम.